सर ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एक बार बता दीजिए। ट्रांसपिरेशन देखो लेंटिकुलर बोले और क्यूटिकुलर। क्यूटिकुलर। देखो सबसे पहले लेंटिकुलर जो होता है वो होता क्या है पहले बता दो। ट्रांसपिरेशन का बस टाइप्स लिखा हुआ था सर, और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा चलो देखो एक्चुअली में देखो लेंटिसेल्स जो होता है वो एक सेकेंडरी सेल से जब बनता है लेंटिकल्स। हाँ ठीक है, सेकेंडरी डेवलपमेंट से बनता है लेंटिकल्स। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज के लिए मदद होता है, हेल्प करता है। हाँ को ठीक है, ये एक्चुअली तुमको ये जो क्वेश्चन जो कनेक्ट किया है, ये जो कनेक्ट है वो तुम्हारा वहां से कनेक्शन है, मतलब टिश्यू वाला चैप्टर में जाना, ग्रोथ सेकेंडरी एंड प्राइमरी ग्रोथ वहां पे मिलेगा सबसे लास्ट में। सही बोल रहा है अभिषेक कि वो सेकेंडरी ग्रोथ का एक पार्ट है। सिंपल है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। ठीक है, कोई भी जो बहुत ही ज्यादा ओल्ड ट्री हो जाता है, बहुत पुराना पेड़ है, सिंपल है, जैसे मान लो हम बात करते हैं आम का पेड़ का, ठीक है, तो आम का पेड़ का जो बार्क होता है वो क्या है, वो एक डेड पार्ट है जिसको हम उखाड़ेंगे, आई मीन वहां से हम हटाएंगे तो तुरंत हट जाएगा, हमको दिक्कत नहीं होगा। तो वो जो डेड पार्ट होता है वहां पे एक सेल्स प्रेजेंट होता है जो कि पोर जनरेट करता है, जिसका नाम है लेंटिसेल्स। ठीक है, एक ही है लेंटिसेल्स। ठीक है, और लेंटिसेल्स जो होता है वो डेड पार्ट ऑफ ओल्ड रीजन या स्टेम रीजन हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रांचेस वगैरह भी चला जाता है। ठीक है, अब ये जो लेंटिसेल्स होता है ये एक तरह का फोर्स बनाता है, एक तरह का क्या बनाता है, फोर्स बनाता है, जिसके कारण वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फोर्स है, तो फोर्स सिंपल है, गैसेस का एक्सचेंजिंग में काम करता है। तो जब ट्रांसपिरेशन की हम बात करते हैं तो वहां पे ट्रांसपिरेशन में भी क्या होता है कि जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो लेंटिकल सेल्स से एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ में जो वाटर का वेपर फॉर्म है वो भी चला जाता है। ठीक है, वो मतलब पास कर जाता है, इसी को लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ये बहुत ही कम होता है, मतलब लेस देन 1% है, कहीं 1% लिखा हुआ है बस। और क्यूटिकल जो है, क्यूटिकल क्या होता है, जितना भी जैसे लीफ वगैरह या ग्रीन पार्ट होता है उसके अपर लेयर में एक लेयरिंग होता है, एक एपिडर्मिस के बाद एक लेयर है जिसका नाम है क्यूटिकल। एक क्यूटीन एक सब्सटेंस है जिससे बनता है। और सर कहाँ पे, लिप्स में? लीव्स में एपिडर्मिस देखोगे उसके बाद तुमको क्यूटिकल लेयर दिख जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, तो क्यूटिकल जो होता है, क्यूटिकल भी फोर्स जनरेट करता है। ठीक है, वहां भी ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन करने का मतलब वही है, ट्रांसपिरेशन मतलब वही है, अगर एक्सेस वाटर है तो वो लॉस करेगा प्लांट से, तो इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, तो वो लेयर से भी वो करता है। तो ये अप्रोक्सीमेशन 3% से ज्यादा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं कर सकता है। ये तो 1% या लेस देन 1%, ये 3%। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन करता है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन 90%। अप्रोक्सीमेशन 97 तक जा सकता है। तो एनसीईआरटी में जो डाटा होगा यूज करना, बट स्टैंडर्ड डाटा यही है। लेंटिसेल्स तो 1 लेस देन 1 है, बट 1% हम लोग ले सकते हैं इसको। स्टोमेटल तो पता है, क्यूटिकल में बस वही है कि लीफ के लेयर से वो चला जाता है। ठीक है, और कुछ? यस सर, आप कल क्वेश्चन पूछे थे वो मतलब डिफ्यूजन को लेके, रूट हेयर में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है डिफ्यूजन, जहाँ से वो वाटर। तो यहाँ पे इस कॉपी में टॉपिक है जिसका नाम है इनहिबिशन प्रेशर। तो इसमें एक लिखा हुआ है इसका सिग्निफिकेंस में कि इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर्स एंड सेंड सीड जर्मिनेशन। तो ये फर्स्ट स्टेप है लिखा हुआ है। देखो इम्बिबिशन कहाँ पे होगा। ठीक है, तो इम्बिबिशन जो होता है वो सॉलिड पार्ट। तो तुमको पता है कि सीड का जो कवरिंग है वो क्या है, सीड कोट कहीं ना कहीं हार्ड होता है, तो वहां पे इम्बिबिशन प्रोसेस से हो सकता है, जो कि जर्मिनेशन। हाँ वही है इम्बिबी। देखो सब चीज का जैसे बोलते हैं गटेशन, उससे भी वाटर का मूवमेंट होता है, उससे भी वाटर ही निकलता है। इम्बिबिशन ये सॉलिड पार्ट के लिए, मोस्ट ऑफ द केस में जो सीड है ना उसके लिए ये यूज होता है, इसलिए इम्बिबिशन प्रोसेस अलग अलग है, बट रूट हेयर में डिफ्यूजन ही होगा और वो इपिब्लेमा सेल के हेल्प से होगा।
तो सॉलिड्स के लिए डिफ्यूजन होता है इम्बिबिशन? नहीं, सॉलिड के लिए भी होता है, बट यहाँ पे प्लांट के केस में जो है ना, वो हम सॉलिड के केस में अगर होता है तो वो इम्बिबिशन, जो कि सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, जो तुम बोल रहे हो, ठीक है। सीड जर्मिनेशन, सीड कैसे जर्मिनेट करता है? कि अंदर में जो सीड का कोट है, एंजियोस्पर्म की बात करें तो सीड का कोट है, और अंदर में जो भी मटेरियल है वो लिविंग, ऊपर वाला जो कोट है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसमें पोर्स रहता है, ठीक है। हम लोग सीड लगाते हैं सॉइल में, तो सॉइल क्या करता है, उस वाटर को सीड कोट के हेल्प से अंदर ले लेता है। इस प्रोसेस को इम्बिबिशन, जैसे वाटर अंदर गया, मिनरल्स वगैरह मिला, न्यूट्रिएंट मिला, और वो ग्रोथ कर गया, तो वहाँ इम्बिबिशन। गटेशन भी एक है, जब गटेशन बता रहे तो गटेशन का भी डिफरेंस, जैसे मान लो ये मान लो लीफ है, तो लीफ में वेल्स वगैरह, वेलेट्स वगैरह सब कुछ होता है, तो इसमें जो ड्रॉपलेट के, हाँ हाँ, इसमें जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में जब आ जाता है, जब ड्रॉपलेट के फॉर्म में, जब वाटर जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में जब लीफ पे आ जाता है, तो उस प्रोसेस को गटेशन बोलते हैं। तो सबका अलग अलग है, ठीक है। सर रूट्स में ऑस्मोसिस कहेंगे या डिफ्यूजन कहेंगे? रूट हेयर में देखो, वही कल हम डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। देखो, जैसे मान लो ये मेन रूट है, कभी भी मेन रूट से नहीं जाने वाला है वाटर, क्योंकि मेन रूट से भी जाएगा लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में, तो ये जाता है तो रूट हेयर से जाता है, ठीक है। तो वही हम पिछले क्लास एक डिस्कस हुआ था कि रूट हेयर, क्योंकि प्लांट सेल है तो सेल का सेल वॉल है, सेल वॉल हार्ड होता है तो जाने देगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशलाइज लेयर होता है, या फिर सेल का लेयरिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इपीब्लेमा सेल, इपीब्लेमा सेल, और यही इपीब्लेमा सेल इस रूट हेयर को डिफ्यूजन के थ्रू पानी को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वहां पे हम डिफ्यूजन यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज है सर। ऑस्मोसिस में नहीं कहेंगे, रूट में? नहीं, रूट में ऑस्मोसिस नहीं कर सकते। तो सर न्यूट्रिएंट्स जब लेते हैं तो वो तो हायर से लोअर से हायर में जाता है, हायर से लोअर में जाएगा। बिना पानी के जा पाएगा क्या? सर न्यूट्रिएंट्स कैसे जाएगा? हायर से लोअर कंसंट्रेशन जाता है। हाँ ठीक है, सही बोल रहा है। हम तुमको बताते, सुनो मेरा, आई मीन देखो, रूट हेयर में वाटर चला जाएगा, ठीक है। इस वाटर के साथ साथ में वो मिनरल्स भी चला जाएगा, क्योंकि विदाउट वाटर मिनरल्स जा ही नहीं सकता है, चाहे कंसंट्रेशन कहीं कुछ भी रहे। तो इसीलिए तो यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अगर हम रूट की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स के लिए अगर हम रूट की बात, सॉरी, वहां पे अगर हम रूट का बात करेंगे हैवी मेटल्स के, मान लो मिनरल्स है, वो बहुत आयंस में प्रेजेंट है, तो बहुत सारा आयंस है जो हैवी है, जो कम है, आई मीन पोलरिटी, क्योंकि चार्ज के हिसाब से हम लोग उसको बड़ा छोटा बोल रहे हैं मिनरल्स के केस में, ठीक है। जो चार्ज बड़ा वाला है, जैसे ये फास्फोरस वगैरह सब जो है, वो ऐसे नहीं जा पाएगा, उसके लिए चाहिए ही चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। बट रूट हेयर जो होता है, ये इपीब्लेमा सेल जो हो जाता है, यही इपीब्लेमा सेल जो है वाटर के थ्रू उसको लेके चला जाता है, तो यहाँ पे ये सेल रिस्पॉन्सिबल होता है इसके प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर रूट केवल डिफ्यूजन होता है। हाँ, केवल डिफ्यूजन होता है। हाँ, केवल डिफ्यूजन होगा, ठीक है, यहाँ पे केस में, ठीक है। और उसके बाद, हाँ एक सेकंड, उसके बाद जब रूट में चला जाता है, तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है, जो पढ़े होगे तुम लोग, रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है। तो उसका सेल पे डिपेंडेंट कर जाता है, यहाँ पे भी 4 सेल है, तब ना जाइलम में जाता है, तब वो जाइलम लेके जाता है, वो सब कुछ रूट में होता है, जो प्रेशर वगैरह है। हाँ, अब बोलो क्या ऑस्मोटिक बोल रहे थे? सर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो हाइड्रोफाइट्स के लिए सबसे ज्यादा होता है। हाँ, हाइड्रोफाइट्स, उसके बाद मेसोफाइट, जीरोफाइट। हाँ, तो हाइड्रोफाइट्स में सबसे ज्यादा कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? तो पानी में क्यों है, नहीं होगा बता। पानी में हाइड्रोफाइट्स के लिए तो अच्छा पानी में है, ठीक है, लेकिन जरूरी है क्या कि पानी में रहेगा तो हमेशा उसको नहीं लेगा, ऐसा कुछ है क्या? तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो वही ना, मतलब जो ऑस्मोसिस को रोक देता है। देखो जो प्रेशर ऐसा, जो बाहर में अगर तुम बात करोगे, ठीक है, बाहर में अगर मतलब मान लो वो हाइड्रोफाइट तुम बोल रहे हो कि पानी के अंदर, जैसे मान लो हम पानी में प्लांट डाल दिए, तो पानी जो है, पानी का प्रेशर अलग होगा, मतलब एक्सटर्नल पार्ट में अलग होगा, इंटरनल में अलग होगा, बट यहाँ प्रेशर हमेशा वहां पे बना रहता है,
क्योंकि एक चीज और है, इसमें एयर कैविटी भी होता है, तुम लोग पढ़े हुए एरेनकाइमा जो बियोन्सी प्रोवाइड करेगा। तो अगर वहां पे वो एयर वगैरह प्रेजेंट होता है, साथ साथ में वाटर भी उसको हेल्प करता है, मतलब बियोन्सी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा होता है। और चीज है कि देखो डिपेंड करता है कि कैसा प्लांट है। अगर लोअर प्लांट होगा तो कभी भी वहां पे पानी रुकता नहीं है, पानी यूज हुआ, काम होते गया, निकलते गया, जैसे एल्गी वगैरह है। और अगर नॉर्मल एंजियोस्पर्म वगैरह की बात करते हैं तो वो अलग अलग केस है उसका, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द हाइड्रोपोड्स में जो होता है, जितना भी एक्वाटिक प्लांट होता है, उसमें ऑस्मोटिक का जो है, आई मीन स्पेशली वाटर का कंसंट्रेशन या प्रेशर वो ऑलवेज ज्यादा होगा, क्योंकि हमेशा वो ज्यादा रहेगा, जाता रहेगा ना, इसीलिए। और हाँ, अगर यही तुम सॉल्यूट सॉल्वेंट का अगर बात करते हो तो सॉल्यूट का फिर अलग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो भी प्रेशर या इसमें हम लोग देख रहे हैं सारा हम प्योर वाटर पे देख रहे हैं। और प्योर वाटर क्या होता है कि अनमिनरलाइज्ड, या फिर बोलते हैं मिनरल लेस, उसको हम प्योर वाटर बोलते हैं। सिंपल रेन वाटर जो है प्योर वाटर है, लेकिन अगर रेन वाटर को डायरेक्ट अगर तुम मुंह में लेते हो और उसको मतलब पी लेते हो तो वो प्योर है, लेकिन वो किसी से टच होगा तो मिनरलाइज्ड हो गया। तो प्योर वाटर के केस में हम लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टडी किए, उस हिसाब से हम लोग सब जगह पे देखते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, क्योंकि एक्सेप्शन तो खैर बहुत है, बायो में एक्सेप्शन का जो कॉमन है उसी चीज को, कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो वहां के केस में ऐसा होता है। फिर अगर तुम बात करोगे ये आई मीन जहाँ पे पानी का बहुत कमी है, क्या वहां पे वाटर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि उसको पानी मिल ही नहीं रहा, वो पानी तो स्टोर करके रख रहा है ना, ठीक है। अब एक और यहाँ पे बात हो जाता है कि वाटर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए प्लांट बॉडी में हमेशा सक्शन प्रेशर भी काम करता है। सक्शन प्रेशर पता है क्या है? कौन सा प्रेशर? सक्शन प्रेशर, ये कॉमन है, मतलब छोटा सा एग्जांपल है, मतलब सिंपल है कि हम लोग घर पे मोटर लगाते हैं ना, मोटर से पानी ऊपर भेजते हैं, तो जो हम लोग उसको जो काम करता है कैसे करता है? सक्शन प्रेशर। और सक्शन प्रेशर डायरेक्टली हायर टू लोअर काम करता है, सिंपल है उसमें, ठीक है। हमेशा सक्शन प्रेशर बना कर रखा है। आज जैसे पूछता है कि सक्शन प्रेशर क्या है, तो सिंपल है, 24 घंटा प्लांट बॉडी में ये सक्शन प्रेशर बना हुआ रहता है। जैसे मान लो रूट प्रेशर की बात करते हैं, रूट प्रेशर एक टाइम पे हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि पानी वहां पे नहीं है, कम है, आ जा रहा है, लेकिन सक्शन प्रेशर हमेशा बना के रखेगा, ठीक है। और सक्शन प्रेशर वही ना, वो ट्रांसपिरेशन लॉस के कारण जो ऊपर खींचता है। गुड, वही बता रहे थे कि सक्शन प्रेशर डेवलप करने का काम किसका है? ट्रांसपिरेशन का। और ट्रांसपिरेशन हमेशा होता है, ये तुम लोग जान रहे हो, क्योंकि धूप में क्या करता है वो, ठीक है, जब ज्यादा पानी होगा तो वाटर लॉस करेगा ही करेगा, वो हमेशा होता है, चाहे धूप रहे या ना रहे, गर्मी भी पड़ेगा, टेम्परेचर उसको पड़ना चाहिए, वो वेपर के फॉर्म में चला जाएगा। इसीलिए तो सक्शन प्रेशर ऑलवेज बनाने के लिए, क्योंकि ट्रांसपिरेशन अगर हो रहा है तो अगर सक्शन प्रेशर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन वहां पे ज्यादा स्ट्रोक कर जाता है, ये भी एक तरह का रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट इसी को ना कहते हैं? डीपीडी, हाँ, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है, हाँ, बट है, इसमें है डिफ्यूजन प्रेशर डीपीडी। ऐसा और भी एक दो था टर्म, वो सब बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था टेस्ट सीरीज में, तो ये सब नहीं आने की संभावना है? नहीं, कभी नहीं आएगा। डीपीडी का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, 2010-11 के बाद नहीं पूछा कभी। श्रीवास्तव का टेस्ट में बार बार आ रहा था सर। अरे वो ठीक है, नहीं आएगा ना, काट दे, नहीं पढ़ना है। नहीं, मत पढ़ो, मत अभी बोले ना, बस एनसीईआरटी को फॉलो करो, ज्यादा मत इधर उधर देखो, ठीक है। सर नोट्स में ही है, सर का नोट्स में है। अच्छा, विनायक सर पढ़ाए हैं? यस सर। हाँ, पढ़ाए होंगे, कोई बात और करके है डीपीडी और सक्शन प्रेशर। हाँ, वो ठीक है, कोई बात नहीं, वो पढ़ सकती है, बट सक्शन प्रेशर देखो, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए तुमको पता रहना चाहिए, बाकी जैसा क्वेश्चन वगैरह कभी नहीं पूछा है, ठीक है। तो ऐसे भी नॉर्मली भी तुम अगर प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी बेसिस पे निकालोगे ना, तो उसमें तो कोई सक्शन प्रेशर डीपीडी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है ना। तो ठीक है, क्योंकि देखो प्लांट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी से मैक्सिमम है, क्योंकि एक चीज और है कि प्लांट फिजियोलॉजी से है बहुत अच्छा टॉपिक, मतलब इसमें अच्छा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, एक दो क्वेश्चन करके पूछता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन ऐसा वो टॉपिक है जिससे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बट उससे भी एक दो करके पूछ रहा है 4-5 साल में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ठीक है, उस सबको छोड़ के हम लोग ज्यादा जो फोकस, मतलब जो ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उस पर काम करते हैं। जानने के लिए तुम लोग डिस्कस किए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
तो कॉन्सेप्चुअल रहना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पे अगर बात करें तो क्वेश्चन नहीं पूछता इस तरह से, ठीक है। और आगे बोलो। सर जो प्लाज्मोलाइसिस है हाँ। उसमें इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस और इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, ये दोनों का मतलब? इंसिपिएंट और एविडेंट, ये हाँ बस सर टाइप्स लिखवा दिए इसको। हाँ एक्चुअली होता है, एक्चुअली क्या है ना कि वो प्लाज्मोलाइसिस डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ। प्लाज्मोलाइसिस का सिंपल सी मतलब क्या है कि जो जैसे मान लो सेल श्रिंकेज वॉल है, होता है, हाँ श्रिंक कर जाता अंदर, है। हाँ अंदर का जो भी मटेरियल है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वगैरह, वो क्या होगा, घट जाता है, तो श्रिंक कर जाता है, तो प्लाज्मोलाइसिस। तो इसमें इंसिपिएंट में और इविडेंट में क्या होता है ना, इंसिपिएंट में तुम्हारा जैसे प्लाज्मोलाइसिस क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर चीज के कारण वो घट जाएगा, एविडेंट में पूरा ओवरऑल के कारण वो घट जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि सपोज दैट, एक छोटा सा एग्जांपल है समझने के लिए, मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस किसी कारण से वो सिकुड़ गया, श्रिंक कर गया, उसके कारण वो भी श्रिंक करेगा, तो वो हो गया इंसिपिएंट। और एविडेंट में ओवरऑल सारा श्रिंकेज कर जाता है, आई मीन ओवरऑल का किसी ना किसी कारण से कमी हो जाता है, ठीक है। ये चीज है, इसको ये भी इम्पोर्टेंट है नहीं, टाइप याद करो, कोई इशू नहीं है, बट एविडेंट इंसिपिएंट कभी नहीं पूछे, ठीक है। आगे बोलो। और मास लिमिटिंग फ्लो, टाइप अच्छा हाँ, मास फ्लो हाइपोथेसिस पढ़े थे? क्या Yes, सर? sir. मास फ्लो हाइपोथेसिस पिछले क्लास हम बोले थे, वो इम्पोर्टेंट है। एक लिमिटिंग भी था। लिमिटिंग फैक्टर, नहीं लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। वो सब छोड़ दो, लिमिटिंग का एक्चुअली हमको, हाँ वो सब छोड़ दो। सर मास फ्लो हाइपोथेसिस एक बार जानते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार बताइए। अच्छा तुम क्या जानता है, बता। तुम ही बताओ हमको। मास फ्लो हाइपोथेसिस के एक मास में फ्लो होता है, जो भी सुक्रोज लीव्स में जो भी बनता है खाना उसका, फिर वो सिवाइप ट्यूब से लीव करता है, फिर ऑस्मोसिस के थ्रू उसमें वाटर आता है, फिर वो उस जगह पर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होते होते आता है, फिर जहाँ पर सिंक होता है, सोर्स से सिंक इसका ट्रांसपोर्ट होता है, तो जहाँ पर सिंक होता है फिर वहां से वो लेफ्ट करता है, उस पार्ट पे जाता है, यहाँ भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। हाँ चलो ठीक है, हम एक, हाँ ठीक है, डिस्कस है, तुम ठीक जानते हो, बस उसको हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। देखो सबसे फर्स्ट में मास फ्लो बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी फ्लो करेगा वो ग्रुप में जाएगा, ग्रुप में बड़े फॉर्म में जाएगा। तो सबसे पहला जो ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली फूड का ट्रांसफरिंग का चीज बता रहा है, फूड से रिलेटेड है, तो सिंपल है, सबसे पहले ये समझो कि फूड को ले जाने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, जो कि फ्लोएम में 4 एलिमेंट होता है, ये पता होगा, जो कि बोलते हैं सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो इसमें जो दो फर्स्ट टाइम बोले, सॉरी मतलब पहला जो 2 टाइप बोले, सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल, ये दोनों हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट होता है। देखो जैसे मान लो ये है, ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना कि सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल, तो कॉम्पेनियन सेल फ्लोएम का एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें न्यूक्लियस है, क्योंकि ये टिश्यू है ना, तो इसके सेल में न्यूक्लियस होता है, बाकी किसमें। और ये सीव ट्यूब जो बोल रहे हो, इसको सीव प्लेट जो बोलते हैं, ये पोर्स को बोलते हैं हम लोग सीव पोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले सिंक एंड सोर्स, तो इस तरह से अरेंज होता है पूरे, मतलब ऐसा एक बना रहा है, इस तरह से चैनल में रहता है, ठीक है। तो सोर्स क्या हुआ, जहां पे खाना बना, ठीक है। सिंक कहाँ है, तो भाई सिंक मतलब है कि जहां पे वो यूज होगा, जहां पे यूज होगा, टारगेट साइट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में ऑस्मोसिस इसीलिए बोल रहा है क्योंकि वाटर के कंसंट्रेशन के हिसाब से ही साथ में ही उसको लेके जाएगा। लेकिन ऑस्मोसिस में कुछ ऐसा मटेरियल, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि मिनरल्स, कुछ ऐसा मिनरल्स जो लार्ज अमाउंट में जाता है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो खाना बनाया है, ग्लूकोज जो बोल रहे हैं, वो मास फ्लो में है, आई मीन मास फॉर्म में है, तो ऑस्मोसिस तो होगा ही, साथ साथ में उसको ले जाने के लिए फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि यहाँ से आएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर सीव के बाद से, क्योंकि इस फोर्स में ऐसे नहीं जा सकता है, तो फोर्स में जाने के लिए वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक और चीज है कि अगर वो पहुंच गया, जो यूज करना था कर गया, जो बच गया वो वहां से लेके चला जाता है, जो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, गुड। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ये इस मैकेनिज्म में एक चीज कॉमन है कि फ्लोएम, आई मीन फूड जो होता है, वो सबसे पहले बनता है,
फिर जाके स्टोर होता है, फिर वो टारगेट साइट तक जाता है। ऐसे नहीं जा सकता कि डायरेक्टली जहां तक बना जहां से लेके, वैसा कहीं नहीं करता। तो स्टोरेज फॉर्म से वो लेके जाता है, ठीक है। तो इसी तरह की ऑस्मोसिस तो होगा ही, क्योंकि वाटर के थ्रू जाना है, लेकिन उसमें भी एक्टिव एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक ये जो फूड है ऑर्गेनिक फॉर्म, बड़ा फॉर्म है, ग्लूकोज सुक्रोज जो भी है वो हमारा बिग मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, वो ऑलवेज बड़ा में रहता है। और साथ में वो फिर अब कंबाइंड होके और वो ग्रुप, मतलब हो सकता है 5-6 मॉलिक्यूल एक साथ ग्लूकोज मिल के जा रहा हो, तो वाटर से तो जाएगा, इसलिए ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। लेकिन उस वाटर से जाने के में भी जो पास कराना पड़ता है पोर से या वन सेल टू नेक्स्ट सेल, उसके लिए एनर्जी का जरूरत पड़ता है। यही है मास फ्लो हाइपोथेसिस। अल्टीमेटली फिर वहां पहुंचेगा, फिर वहां पे यूज होगा, फिर वहां से भी जाएगा, तो उसको वही चीज ना मिलेगा, क्योंकि इसको इसी से पार कराना था, और इसको जब पास कराना होता है एनर्जी तो लगेगा ही, ठीक है। ऑस्मोसिस इसलिए बोल रहा है कि वो वाटर के थ्रू जा रहा है, सिंपल है, बस यही होता है। सर फिर और जो बोलो। वाटर वहाँ सिंक पे हाँ वाटर जो पहुंचा फिर वो रिवर्स चला आता है? हाँ, बायोडायरेक्ट जाता है। देखो एक चीज, अगर तुम वाटर की बात करते हो ना, सिर्फ वाटर का बात करते हो तो वो नहीं आता है, क्योंकि वो फिर ट्रांसमिशन के थ्रू ही जाएगा। लेकिन अगर हम मास फ्लो में पढ़ रहे हैं तो जैसे लीव्स में बना, लीव्स में हाँ ग्लूकोज बन गया, उसको रूट्स तक पहुंचना है, तो रूट्स हाँ तक वो वाटर गया रूट्स में, और हाँ फिर वहाँ एक्टिव हाँ ट्रांसपोर्ट से ले हाँ लिया। हाँ हाँ, फिर जो वो वाटर वहां पर गया वो क्या होता है, वो फिर रिवर्स चला आता वो है? भी जाएगा, वो भी तो जाएगा, रिवर्स भी जाएगा। जो मन है, ठीक ठीक है। हाँ बोलो, आगे बोलो। हाँ तो उस जाएगा, साथ में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। नहीं तो वो फिर ऑस्मोसिस का यहाँ पे मैकेनिज्म कंप्लीट ही नहीं होगा ना, ठीक है। अगर मान लिया जाए, हम बात करते हैं कि यहाँ पे सेल है साइटोप्लाज्म में, यहाँ से लेके आया, अगर मान लो यहाँ पे इसको वाटर थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा तो कैसे पास करेगा? तो वाटर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हमारा मान लो ये लीफ है तो यहाँ पे जो वाटर इसको लेके आया है वही इसको लेके जाएगा, यहाँ पे भी जो वाटर है उसको भी लेके जा सकता है, जो पहले से वाटर यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, बट हाँ सिंपल है, ऑस्मोसिस जहाँ रहेगा वहाँ वाटर भी जरूरी है। और ऑस्मोसिस ये बार बार ये करता ही है, बिना ऑस्मोसिस के ट्रैवल कर नहीं पाएगा, ठीक है। वो उसी में ऑस्मोसिस में ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बस, ठीक है। और बोलो। मिनरल न्यूट्रिशन में फेट ऑफ अमोनिया। फेट ऑफ अमोनिया, देखो सबसे पहले फेट ऑफ अमोनिया का मतलब क्या हो गया? बोलो। तो वो एमोनिया, फेट ऑफ एमोनिया होता है, उसको कैसे यूटिलाइज करता है आगे जाके? यूटिलाइज एंड फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले एक चीज बता दो कि जब वाटर उसको यूज करे, सॉरी वाटर बोले, जब नाइट्रोजन को यूज करना है तो किस फॉर्म में करेगा? नाइट्रेट में करेगा। हाँ नाइट्रेट में करेगा। तो नाइट्रेट में हाँ नाइट्रेट से नाइट्राइट जाता है ना, ठीक है। तो नाइट्राइट में वो NO3 माइनस को ही लेगा। अब NO3 माइनस को यूज कर लिया, उसका यूज करने के बाद उसको जो करना है अपना कर लिया, लेकिन जो बचा वो हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में ध्यान रखना कि ये जो प्रोसेस है ये दो प्रोसेस से कंप्लीट होता है, एक है रिडक्टेज और एक होता है ट्रांसएमिनेज। पढ़े हो गए तुम लोग, एनसीईआरटी में भी है। तो बस सिंपल सा चीज है कि जो अमोनिया होता है NH2 अमोनियम आयन, ठीक है। सबसे फर्स्ट में क्योंकि यहाँ फिजियोलॉजिकल एट पीएच लेवल देख रहा है, प्रोटोनेटेड जो हम लोग बोल रहे हैं NH4+, यही ना है NH4+, इसी को प्रोटोनेटेड बोल रहे हैं। ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में एट पीएच लेवल पे जब देखेगा तो कभी भी जो है ये जो होता है ये नहीं, मतलब क्या बोल सकते हो, वहाँ स्टोर नहीं हो सकता है, एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है। सिंपल है कि एट पीएच लेवल मतलब एट पीएच लेवल, क्योंकि पीएच लेवल जब फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है ना तो हर एक मिनरल्स का जो भी है उसका एक पीएच होता है, क्योंकि वो मिनरल्स जो होता है वो एसिडिक और बेसिक हो सकता है, तो पीएच वही है। अगर मान लो पीएच लेवल पे अगर बात करें ना तो
पीएच लेवल कहते हैं, हर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन में पीएच जो एसिडिटी एंड बेसिसिटी का जो मतलब इन्वायरमेंट है वहां पे तैयार होना पड़ता है, चाहे तुम एनिमल में जाओ चाहे प्लांट में जाओ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो NH4 है वो कन्वर्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से क्या करता है, ये कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूटामिक एसिड में, ठीक है। अब ये ग्लूटामिक एसिड से अल्टीमेटली किसमें बनेगा, अमोनिया में बन जाएगा, क्योंकि नाइट्राइट जो होता है ये कभी भी एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये टॉक्सिक हो जाएगा प्लांट के लिए। देखो हम लोग के केस में भी जो अमोनिया होता है वो टॉक्सिक है, हम लोग के केस में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे ये अमोनिया में कन्वर्ट होगा। तो इसका जो होता है ये कन्वर्सन करेगा, यूटिलाइजेशन के बाद जो बचा उसका कन्वर्सन करना, तो अमोनिया बनाना है उसको, ठीक है। जो अमोनियम आयन होता है ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के से कन्वर्ट होके ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्टेज। तो रिडक्शन में हम लोग क्या H+ को हटाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, ऐसा होता है ना, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को हटाते हैं और इसको H+ को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे रिडक्टेज हो गया, पहला में यही बनता है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में देखो एनसीईआरटी में है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे ही बनाया है, ठीक है। तो पहला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये NH4 जो होता है O को हटा के ये NH4 ऐड हो जाएगा, ठीक है, समझे। अब जब सेकंड हम लेते हैं तो उसमें 2 फॉर्म हो रहा है, हम एनसीईआरटी का तुमको हम इक्वेशन समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्जिनिन वगैरह इसमें बनता ही बनता है। देखो जब ट्रांस एमिनेज होता है तो वहां पे लिखा है अमोनिया जो है ट्रांसफर होता है 1 अमीनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड, मतलब कीटो एसिड से वो कीटो एसिड में कीटो ग्रुप पे ये कन्वर्ट होता है, आई मीन अमीनो एसिड कन्वर्ट होता है, कौन, अमीनो ग्रुप, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे एक और चीज है कि ग्लूटामिक एसिड जो होता है वही ट्रांसफर करता है। देखो यहाँ लिखा है लाइन में, ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ NH2, ठीक है, ये NH2 में कन्वर्ट होता है। तो ट्रांस एमिनेज में यहाँ पे हम लोग को 2 चीज ध्यान देना है कि कौन एक्सेप्टर है और कौन डोनर है। तो कौन सा एक्सेप्टर है कौन डोनर, क्या एक्सेप्ट करता है क्या डोनेट करता है वो। तो यहाँ पे हम लोग को NH4 का एक्सेप्टर, देखो सेकेंड ऑप्शन में सेकेंड वाले क्वेश्चन देखो ये NH4 का एक्सेप्टेशन किया और ये डोनेट कर दिया, ठीक है। जब यहाँ पे ये आ गया तो फिर वो कन्वर्ट अल्टीमेटली किस में हो जाएगा, अमाइड्स में। अब 2 एमाइड्स बन रहा है, एक एस्पाराजिन और एक ग्लूटामिन, जो कि वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, क्योंकि अमाइनो एसिड का काम है प्रोटीन बनाना। तो जब ये अमाइनो एसिड एमाइड्स है ना, हाँ इंपॉर्टेंट एमाइड, जो एमाइड बनाता है, तो ये कोई डोनेट किया कोई एक्सेप्ट किया, तो जो डोनेट किया वो नहीं बना पाएगा, जो एक्सेप्ट किया वही एमाइड्स बना पाएगा, और वही 2 एमाइड है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन को बनाने के लिए ये एमाइड का जरूरत पड़ता है, वो एमाइड्स बनाने में हेल्प करता है, बस यही चीज है। तो पहला जो इक्वेशन है NH4 से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से बनता है ग्लूटामिक, फिर बाद में ट्रांस एमिनेज में ग्लूटामिक एसिड में देखा जाता है, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें NH4 ऐड हो रहा है, इसमें NH4 प्लस जब ऐड हो गया तो ये बना। अब इसी में कौन एक्सेप्टर है कौन डोनर है वो देखना है, जो एक्सेप्ट करता है वही अल्टीमेटली अमाइड्स बनाएगा, और यही जो अमाइड्स है वो एस्पाराजिन और एक जो है एग्जांपल ग्लूटामिन, जो कि प्रोटीन बनाने में ये स्ट्रक्चरल अमीनो एसिड का हेल्प करता है, बस यही बनेगा, इसमें और कुछ है नहीं। बस इसमें 2 चीज ध्यान रखना है तुमको, एक एस्पाराजिन एंड दूसरा जो है अमाइड ग्लूटामाइन, इसको याद रखना, और दूसरा ये वाला इक्वेशन बस इसका, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर भी है, मॉलिक्यूलर नहीं पूछता है, सिंपल है, ठीक है, मॉलिक्यूलर नहीं पूछेगा, बस यही है, और इसमें कुछ नहीं। और बोलो, नाइट्रोजन फिक्सेशन तुम लोग को सब कुछ आता है? हेलो, हाँ बोलो सर। और सर ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट दोनों सेम चीज है?
नहीं तो ग्लूटामिक एसिड, देखो ग्लूटामिक एसिड में NH4 है ना जी। तो सर यहाँ पर अल्फा कीटो रिडक्टिव एनिमेशन से ग्लूटामेट बनता है। ग्लूटामेट बनता है, ठीक है। ग्लूटामेट बनना या उसी को ग्लूटामिक एसिड बोले ना। हाँ सर, लेकिन वही बोल एमाइड, सेम। हाँ लेकिन एमाइड देखो वहाँ क्या है, एमाइड अलग है, एस्पराजिनल ग्लूटामाइन है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, स्ट्रक्चरली दोनों में डिफरेंस, वैसी चीज नहीं है, ठीक है। बोलो और आगे बोलो। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन तुम लोग हो गया है कंप्लीट? हाँ, तो उसमें तुम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला चीज क्या है? वो ध्यान देने वाला चीज है कि कौन फ्री लिविंग है, कौन एनारोबिक है, कौन एरोबिक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चीज से पूछा है, ठीक है। साइट ऑफ अमोनिया भी पूछा है, पर 4-5 साल में तुमको एक क्वेश्चन मिल गया काफी है। बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन से पूछा है, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा माइक्रोब से पूछा है, ठीक है। कि कौन सा साइट ऑफ अमोनिया क्या होगा? साइट ऑफ अमोनिया क्या होगा? साइट ऑफ अमोनिया, हाँ। साइट ऑफ अमोनिया मतलब उसका कुछ स्ट्रक्चर होगा, तो जहाँ प्लेस जहाँ पे प्रेजेंट होगा वो साइट ऑफ अमोनिया होगा। कहाँ पे तुम देख रहे हो? हमको लगा स्लिप। नहीं, साइट ऑफ अमोनिया नहीं बोल रहा तुम, नाइट्रोजन है ना, अच्छे से जाओ। मैक्सिमम है क्वेश्चन तुम्हारा, फ्री लिविंग है, कौन एनारोबिक है और कौन एरोबिक। तो एनसीईआरटी से तुम उसको पॉइंट वाइज लिख लो, काफी है। क्वेश्चन चाहे एम्स में पूछे चाहे नीट में पूछे, सबसे ज्यादा पूछने वाला जो ये उसी सेगमेंट से पूछता है। उसमें एक और चीज है, जो अमोनिया बनता है, जो नाइट्रोजनेज एंजाइम का काम होता है। अच्छा, नाइट्रोजनेज एंजाइम किसके साथ कनेक्ट होता है, कौन सा? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बार बार हाइड्रोजन को ऐड करता है। इक्वेशन भी है और डायग्राम भी है, तो डायग्राम को अच्छे से करके जाओ। डायग्राम अभी तक नहीं पूछा, और डायग्राम क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, ठीक है, कि वहां पे क्या है, वो चीज को ध्यान रखना। एना बिना क्या है सर, एरोबिक है या एनारोबिक? एना बिना एरोबिक लिखोगे तो, अगर लिख सकते डायरेक्ट सर नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन लग रहा है एरोबिक के अंदर ये पढ़ लीजिए। हाँ, डायरेक्ट हम बता देते हैं ना, हम इसको किए हैं। हाँ, एरोबिक ही होगा मेरे ख्याल से। एरोबिक फ्री लिविंग एंड नहीं, क्या पूछे? एनारोबिक है जी, एनारोबिक। फ्री लिविंग की देखो, फ्री लिविंग एरोबिक जो है एजिटोबैक्टर एंड बेजरेंसिया है, और रोडोस्पाइरलम इज अनएरोबिक, और बेसिलस साइनोबैक्टीरिया नोस्टोक एनाबेना, ये इसमें कुछ दिया नहीं है। सिम्बायोटिक में 2 है, कौन कौन? सिम्बायोटिक में एक तो राइजोबियम। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। फ्रैंकिया याद रखना। हाँ, फ्रैंकिया से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फ्रैंकिया क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसको। फ्रैंकिया इसमें लेकिन दिया हुआ नहीं है जी। बेसिलस एंड बेसिलस फ्री लिविंग एंड इन एडिशन आल्सो फ्री लिविंग। हाँ, एरोबिक ही होगा। नहीं सर, एनारोबिक। एनारोबिक में तो बस एक ही है जी, रोडोस्पाइरलम। फ्री लिविंग के अंदर आता है दोनों, एरोबिक और एनारोबिक। तो इसमें से एनारोबिक में 2 दिया हुआ है, एरोबिक का भी 2 दिया है। एनाबिना और नॉस्टॉक किसके अंदर आता है? यही चीज इसमें भी नहीं दिया हुआ है, याद नहीं हमको, ठीक है ना। एनाबिना नॉस्टॉक
ऐसे हमको लग रहा है ये एरोबिक में जाएगा। सर ऐसे पूछ सकता है कि मान लिया डायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ बुक में, लेकिन अगर क्वेश्चन इससे बन सकता है क्या? क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बनेगा? आंसर डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है कि चलो क्या कोई है। बात नहीं। साइनोबैक्टीरिया क्या है? एरोबिक या एनारोबिक है? एनारोबिक। साइनोबैक्टीरिया एनारोबिक है? साइनोबैक्टीरिया एनारोबिक कैसे हो सकता है? तो यू बैक्टीरिया के अंदर आता है। हाँ, तो साइनोबैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है? हेट्रोसाइट। अच्छा ठीक है, सर तो हेट्रोसाइट वहीं पर सर एनाबिना नॉस्टॉक दिया था। हाँ ठीक है, तुम पहले ये हेट्रोसाइट बताओ ने कि हाँ सही बोल रहे हो। और एरोबिक होगा। एरोबिक होगा क्योंकि साइनोबैक्टीरिया क्या है? इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। और कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एनारोबिक में नहीं जाएगा, एरोबिक में ही जाएगा। ये भी लगा सकते हैं, तो रिलेशन वहीं से किया है और क्या। और अगर तुमसे पूछते कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया आर न्यूट्रिएंट साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल में जो होता है वो किस टाइप का बैक्टीरिया जो है न्यूट्रिएंट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सपोज मान लिया तुम्हारे पास बहुत टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। तो अगर उसमें तुमको लिख दिया जाए कि इस चारों में से कौन ऐसा बैक्टीरिया है जो मोस्टली न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करता है, ऑप्शन के तौर राइजोबियम। नहीं, हम ऑप्शन दे देते हैं तुमको। कैमोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन रोटी बनाएंगे ना, कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक, या याद रखना है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। ये डायरेक्टली कनेक्ट किया है, तुम देखो मोनेरा में जाके, मोनेरा में सबसे लास्ट पैराग्राफ का लास्ट 2-3 लाइन पढ़ो, देखो तुमको दिख जाएगा। कैमोसिंथेटिक कैमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है वो न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करता है। तो मोस्ट ऑफ द कैमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है ना वो न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करता है, चाहे नाइट्रोजन हो चाहे फास्फोरस हो, मैक्सिमम यही है। बाकी बात तो कुछ ना कुछ तक बन जाएगा ही जाएगा, ठीक है। दिखा तुमको? हाँ सर देखिए, मोनेरा में एनसीईआरटी मोनेरा में सॉरी एनसीईआरटी यू बैक्टीरिया में सबसे लास्ट का पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है, वो तुमको 1-2 पैराग्राफ में दिख जाएगा। हाँ सर है, मेजॉरिटी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का है ना, तो वो इससे कनेक्ट कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यही सब कनेक्शन लिंकअप जो है वो करता है और इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है बस। और उसमें तो अगर मोनेरा के केस में आई मीन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अगर तुम क्वेश्चन बनाओगे ना तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से उठा के डाला हुआ है, ठीक है। ये चीज होता है इसमें, तो वो चीज है, थोड़ा रिलेशन वहां पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नोड्यूल फॉर्मेशन क्यों इम्पोर्टेंट है बता सकते हो? राइजोबियम फिक्सेशन होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, लैग हेमोग्लोबिन बनेगा। अच्छा, जो नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है वो किस रीजन में होता है? रूट्स में। रूट्स में किस सेल में? सेल तो वहाँ 4-5 गो है। देखो कॉर्टिकल सेल में होगा, का मतलब है कि जैसे ऊपर में इस तरह का और एक फॉर्म कर देगा तो यही नोड्यूल फॉर्मेशन। तो वहाँ हो कहाँ रहा है? तो कॉर्टिकल सेल में, ठीक है। वहाँ तो 4 सेल हम लोग पढ़े हैं, एपिडर्मिस, पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस, सब कॉर्टिकल है। हम लोग कॉर्टिकल सेल में ये होता है, तो वो क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है और वो पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। अभी तक वैसा कॉर्टिकल वाला केस में नहीं है, बट एम्स वगैरह का प्रैक्टिस सेट मतलब अभी तो खैर कंबाइन कर दिया, पहले में ये एम्स का प्रैक्टिस सेट में इस तरह क्वेश्चन था, तो एनसीईआरटी में वो है, ठीक है, ये काम करता है। सर एम्स प्रीवियस ईयर बनाने से बेनिफिट है? अभी बहुत बेनिफिट है, हाँ एकदम बनाओ। अब तो नीट और एम्स एक साथ कर दिया ना, तो उसी लेवल का वो क्वेश्चन देगा। और हम क्लियरली तुमको बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव तुमसे बनेगा ही बनेगा। ऑब्जेक्टिव में वो लैंग्वेज को चेंज करता है और कुछ भी चेंज नहीं करता। आराम से पढ़ के समझ के तुम टिक मारो, 110% सही होगा। शायद हम 1-2 दिन में तुम लोग को जो क्वेश्चन शायद पिछले बार भी कराए थे और इसके पहले भी कराए थे, जो एम्स का क्वेश्चन तुम लोग को वैसा टफ नहीं लगेगा। बस अपने आप को थोड़ा
मतलब बोलता है मेंटली थोड़ा सा एकदम कूल रहने का जरूरत है वहां पे। एम्स तुम सोच के ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछता है। क्योंकि खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, जब फर्स्ट टाइम हम दिए थे ना, तो उस टाइम पे मेरा 1250 रैंक था, लेकिन उस टाइम पे 950 तक में सीट फुल हो चुका था, ठीक है। और जब हम दिए थे तो उस टाइम पे पहला बार 650 सीट से हो रहा था, ठीक है। तो चांसेस बहुत ज्यादा था, इसके पहले हम कभी डर से भरे ही नहीं थे, लेकिन पहले अटेम्प्ट में भरे थे तो ऑब्जेक्टिव बन रहा था। और मेरा जो रैंकिंग पीछे हुआ वो फिजिक्स के कारण हो गया था, ठीक है। तो फिजिक्स में गलती बहुत हो गया, केमिस्ट्री में कम अटेम्प्ट लिए थे तो सही हुआ। और एसेसमेंट रीजन बहुत ज्यादा डिपेंड कर जाता है करेगा कुछ प्रीवियस क्लियर होगा। लैंग्वेज इसमें देखो, एसेसमेंट में तुम जाओगे तो बहुत ज्यादा लैंग्वेज टफ नहीं है। ऑब्जेक्टिव का लैंग्वेज थोड़ा चेंज करता है, थोड़ा सा घुमाता है वो, लेकिन कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी को घुमा फिरा के ही पूछेगा, ठीक है ना। वो कर सकते हो। और एम्स का तो बनाना ही चाहिए, जितना भी ऑल इंडिया का एग्जाम है, क्योंकि ARPMT पहले होता था या नीट होता था, तो जो भी कितने हुआ, साल तक के लिए सही? हाँ कितने साल तक के लिए एम्स का प्रीवियस? 5-6 साल बनाना तुमको कॉन्सेप्ट, तो बहुत बहुत तगड़ा बिल्डअप होगा, क्योंकि वो छोटा मोटा लिंकअप नहीं करता, बहुत बहुत ही तगड़ा लिंकअप करता है। कनेक्ट मतलब एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर को लिंक पूरी करता है। तो तुमको एक क्वेश्चन को बनाने के लिए वो दोनों चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तुमको उससे बनाने पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और तुम्हारा क्वेश्चन भी जब एम्स वगैरह क्वेश्चन तुम्हारा बनना स्टार्ट हो जाएगा ना, तुम्हारे लिए नीट जो है ना, नीट का क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि सीबीएसई देखो, नीट जो है ना वो ऑल इंडिया सीबीएसई को लेके चलता है, लेकिन बट एम्स कभी कभी क्या करता है कि वो अपना ही लेवल रखता है, क्योंकि एम्स एम्स है भाई। जब 35-40 सीट में होता था तो उसका लेवल ही अलग होता था, ठीक है। तो जब से लेकिन नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में वो नॉर्मल किया है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी कॉन्सेप्चुअल चाहिए ही चाहिए। एसेसमेंट रीजन जितना ज्यादा सही करोगे, सिलेक्शन का चांसेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव तो तुम लोग बना लोगे आराम से, 4-5 साल का तुम बना के देखना, प्रैक्टिस करना, तुमको दिख जाएगा, आराम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 4-5 साल का बना काफी है, ठीक है। और कुछ इसमें, और तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं है। एक और क्वेश्चन है, जहां तक था वो तो हम पूछ ही लिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही ध्यान रखना, ये वाला चीज को याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछ दे, अभी तक पूछा नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, जो हम यहाँ पे तो खैर तुमको दिख रहा होगा पीला वाला। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पूछा है, बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वो इम्पोर्टेंट है। बाकी बात, ये डायग्राम नहीं क्वेश्चन पूछा, प्रैक्टिस करके चले जाना। बाकी बात एक और चीज बोलेंगे, डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, ये क्वेश्चन बहुत रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन रहता है कि सेल डेथ या क्लोरोसिस होता है, नेक्रोसिस होता है। पेज नंबर 199, ठीक है, पेज नंबर 199 को अच्छे से कर लेना। और बाकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में टेंशन तो है नहीं, क्योंकि 9th में भी पढ़े हो और 11th-12 में पढ़े हो, पास आउट में जो भी हो, और जो भी करंट में हो, ये बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक इस तरह का क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है इससे, तो ये बनता है। बाकी और सबसे सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा है, ये फिगर कर लो, इसमें ये फिगर कर लो बस। और बाकी बात तो बता दिए हैं, ये वाला चीज बताया थी, देखो कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल टू डिवाइड है यहाँ पे, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ना ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। और हाँ, ये डिफिशिएंसी 199 पेज का जो पहला ही पैराग्राफ ऊपर वाला है, टॉक्सिसिटी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर में, उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, वहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बाकी बात ये देखो, यहाँ सामने दिखा रहा है तुम लोग को, एसेंशियल एलिमेंट कैन बी ग्रुप्ड वाला जो है, ये जो 4-5 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मिनरल्स को लेके बताया है जो एक्टिवेटर है, कोई डीएक्टिवेटर है, एंजाइम्स वगैरह को लेके, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो कि तुमको ध्यान रखने का जरूरत है। बाकी बात तो नॉर्मल पढ़ोगे तो दिख जाएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है, बस यही है इसमें, मिनरल न्यूट्रिशन में यही है, ठीक है। और ज्यादा कुछ टेंशन का जरूरत है नहीं इसमें लेने का, ठीक है। तो सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ो,
और फिर आगे आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट में हम लोग फिर पढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा शायद रेस्पिरेशन होगा या फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में भी मैकेनिज्म वगैरह बहुत है, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। उसमें बहुत कुछ बताने के लिए है, तो नेक्स्ट क्लास को बताते हैं। ये चैप्टर में तो बहुत ज्यादा नहीं था, दो चार चीजें। और हाँ, इसका प्रीवियस जो है वो सॉरी प्लांट वाटर रिलेशन, उसमें भी तुम लोग को टॉपिक बता दिए हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, उस टॉपिक को लेके करो, उसी सबसे जब ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है? सर फोटोसिंथेसिस में ढेर सारा साइकिल है, C4 है, हाँ फॉस्फोराइलेशन हाँ, है, उसमें क्लेव है, उसमें बताने के लिए बहुत है, तो वो सब ठीक है। पढ़ना है। वो नेक्स्ट क्लास हम लोग आते हैं तो पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास को उसको अच्छे से रिवाइज करना। देखो एक और चीज तुमको बता दे, फोटोसिंथेसिस से जो क्वेश्चन दो क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। तो हमको अभी रिवीजन चल रहा है तो उसको कर लो, ठीक है, क्योंकि एक दो दिन अभी, क्योंकि रिवीजन का टाइम है, 2 दिन ज्यादा मत लो, ठीक है। तो कुछ ऐसा चैप्टर पढ़ो जो क्वेश्चन ज्यादा वहां से है, क्योंकि अभी के टाइम पे सीधा सीधी एक ही बात हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जिस चैप्टर से ज्यादा रहता है उस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करके जाओ, ठीक है। बहुत अच्छा से उसको याद करो, वो ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन के लिए तुमको फोटोसिंथेसिस एक बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर हम थियोरेटिकल बात करें तो बहुत साइकिल है, बहुत मैकेनिज्म है, बहुत लंबा भी है। बहुत लंबा भी है, तो वो चीज ठीक है, बट अभी उस चीज में टाइम वेस्ट क्यों करें? मेरा कहने का बस एक ही चीज है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो उसको 2 दिन टाइम लो, अपना क्लियर करो, जो डाउट है उसको रखे रहना। फिर आगे का जैसे आगे का फिजियोलॉजी तुम अच्छे से करो, ठीक है। और फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से करना, क्योंकि फिजियोलॉजी में क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछ देता है वो लोग, मतलब सर फिजियोलॉजी से केवल हाँ एनसीईआरटी से आएगा? हाँ, केवल एनसीईआरटी से। और फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी से बहुत सुने कि बाहर से भी आता है फिजियोलॉजी से। कुछ बार से नहीं आता है, हम तो आज तक नहीं देखे हैं। एक दो क्वेश्चन का बात, अब 20 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन में एक दो आ गया तो अलग बात है ना, हम क्या बोले, कुछ ऐसा मोस्ट ऑफ कुछ। द वही रहेगा ना। हाँ, मोस्ट ऑफ द वही रहता है। तुम बोले तो क्वेश्चन बनाओगे तो फिर वैसे हम लोग फिजियोलॉजी में होगा ना तो हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। वैसा कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ कुछ क्वेश्चन लाएंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि 3-4 साल का होगा, तो हम छांट छांट के हाँ क्वेश्चन सर, लेते आएंगे। आपको जो लगता है कि हम लोग भूल जाते हैं वैसा क्वेश्चन आप तुरंत पूछ दीजिएगा। हाँ ये चीज है, हाँ ठीक है, ये हम कर देंगे। इसीलिए ना कि देखो एनसीईआरटी को एकदम बहुत अच्छे से पढ़ने का जरूरत पड़ जाता है, मतलब कम से कम देखो, अगर कॉन्सेंट्रेट से पढ़ना चाहता है तो 5-6 बार उसको पढ़ो कॉन्सेंट्रेट से, लेकिन उसको रिवीजन एग्जाम खत्म होते होते, ऐसे तो बोला जाता है मेडिकल एस्पिरेंट जो भी हमसे पूछोगे तो एनसीईआरटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत कुछ लाइन जो है ना स्किप कर जाता है, चाहे तुम कितना भी पढ़ लो। तो एक एक चैप्टर को हम लोग मतलब आई मीन 20-22 बार पढ़ोगे तब एग्जैक्टली याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम बता रहे हैं ना कि हाँ चलो उस चैप्टर में जाओ, इस पैराग्राफ में तुमको है, तो पहले क्या तुमको पेज नंबर भी याद हो गया था, ठीक है ना। तो वो करना पड़ता है, मैं ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं, तुमको भी करना पड़ेगा, तभी क्या होता है कमांडिंग आता है, ठीक है। और अभी का क्या टाइमिंग है ना, ये रिवीजन बहुत क्विकली होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए खैर जो भी है पास आउट में जो भी स्टूडेंट है वो लोग ये ही होंगे, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए ही होंगे। शॉर्ट नोट्स बहुत बहुत ज्यादा हेल्प आता है मेडिकल एग्जाम को क्रैक करने में, क्योंकि 70-80% तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा और जो 20% दिमाग में नहीं रहेगा वहीं से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और एक चीज ये वाला भी है कि जो हमको आता है वो आएगा, ऐसा सोचने से कॉन्फिडेंट हमेशा बना रहता है और बना के रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो 20-30% का जो है उसके लिए शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पास आउट में होंगे वो लोग जरूर बनाए होंगे, ठीक है। नहीं तो अभी भी टाइम है, मेरे कहने का मतलब टाइम तो अब है नहीं ज्यादा, बट जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा है उसका भी शॉर्ट नोट बना लोगे 15 दिन 20 दिन में, तो हाँ बहुत हेल्प कर जाता है। और सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, अपने अपने आप को मतलब उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करो, जो कॉन्सेप्चुअली जो फंसते हो उसको अच्छे से क्लियर करो, अच्छा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, एग्जाम में बैठोगे आराम से एग्जाम दो, एग्जाम क्रैक होता है, ठीक है ना। बट वही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसा होना चाहिए, बायो में तो ठीक है,
क्योंकि बायो में जब मैक्सिमम बच्चा बैठता है ना, 100 बच्चा में 90 बच्चा 80 को 75 को 70 को सही करके आएगा, ऐसा है, ये होता भी है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री उसको एक अच्छा रैंकर और सिलेक्टर वही बनाता है, ठीक है। बट सबसे पहले जो एपीआर हो, एपीआर में कम से कम होना चाहिए कि हम जब बैठे हैं तो 12th हम 1 साल पढ़े हैं अच्छे से, तो 12th का क्वेश्चन कम से कम नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ऐसा सोच के तैयारी करो, क्योंकि 11th है, कुछ कुछ चीजें वो छूट जाता है, वो अलग बात है, बट इसमें अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, क्योंकि अभी घर पे है, अभी मेरे पास टाइम है, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मतलब अभी तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेशन 1.5 महीना है, 45 दिन है। 45 दिन में जो भी प्रीवियस अभी जैसे 11th अभी कर रहे हैं, तो उसी को कंप्लीट करो तो अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज होगा, तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक में हमको जो लगता है कि एनसीईआरटी के लाइन कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे हम बताते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बाकी मैकेनिज्म जो प्रॉब्लम होगा दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, फिर और कुछ इसमें तो क्वेश्चन सर भेजे थे, कुछ बनाए थे, वो तो सारा एनसीईआरटी का है, हम तो देखे क्वेश्चन सारा एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है, मतलब मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन अच्छे से उसका क्वेश्चन को ढूंढ के बना लो, क्योंकि 130 क्वेश्चन है, उसमें तुमको 30-40 क्वेश्चन उस टॉपिक पे मिलेगा, उसको अच्छे से बना लो, तुम्हारा क्वेश्चन कहीं नहीं छूटने वाला है। उसी में फैक्ट ऑफ अमोनिया भी है, बना के देखो, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास फिर से हम अच्छे से उसको बोर्ड पे विथ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ हम बता देंगे, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस हम लोग मिलते हैं। पढ़ने वाला है, बहुत कुछ उसमें हम बता देंगे, और टाइम तो रहता है, कोई इशू नहीं है, तो हम सबसे बात करके भेजवा देंगे, ठीक है। बट हम 1-2 दिन में ही क्वेश्चन भिजवाने का कोशिश करते हैं। तुम लोग कम से कम क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन बनाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और क्वेश्चन नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जो भी थियोरेटिकल है उसमें कॉन्फिडेंट नहीं बन पाता है। तो क्वेश्चन जो भी पास आउट है, जो भी अपीयर हो, जो भी प्रेजेंट हो अभी, तो हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनसीईआरटी बेसिस पे जो भी क्वेश्चन मिलता है उसको जरूर बना के खत्म करो, एकदम निकालना है तो भाई मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत करना है, ठीक है। तो हम 1-2 दिन में आजकल में सर से बात करके हम भेजवा देते हैं, सर को बोल देते हैं भेज देने के लिए। तो 2 चैप्टर करेंगे, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, फिर हम लोग एनिमल में जाएंगे, क्योंकि एनिमल का फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग सब नेक्स्ट क्लास मिलते हैं 2 चैप्टर के साथ। तुम लोग भी पढ़ के आओ, कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर क्लास को आएंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक, ओके, ठीक।